हाय दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइनली फाइनल यूनिट के ऊपर, बिजनेस रिसर्च मैथोडोलॉजी, जो आपका बीआरएम सब्जेक्ट है उसके ऊपर। यूनिट 5 को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डेटा एनालिसिस के बारे में हम लोगों का ये पूरा यूनिट रहने वाला है। डेटा एनालिसिस क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी वे में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले आपका आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस अभी तक हम लोगों ने अपने जितने भी यूनिट्स थे उसमें देखा कि कौन कौन से मेथड से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कि अलग अलग मेथड्स थे। हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखा। अब 5th यूनिट जो है, इट इज़ ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। मतलब हमको किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करना है और उससे कुछ एक मीनिंगफुल डेटा को निकालना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको मतलब कैसे उससे हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं ना, डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइन, क्लीनिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू अनकवर मीनिंगफुल पैटर्न्स, इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को प्रॉपर जो एक मतलब मीनिंगफुल डेटा को बनाना रॉ डेटा से, जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो वही चीज़, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, डेटा एनालिसिस। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका। देखो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के बारे में उसके कुछ एक स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग का ही मतलब क्या होता है कि रॉ डेटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द मीनिंगफुल डेटा और उससे हम डिसीजन मेकिंग ले सकें, तो डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पर देखो, डेटा को कलेक्ट करना, फिर डेटा को क्लीन करना, फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, फिर उसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइंड करना डेटा को, जो भी हमारे पास में हमारे लिए यूज़फुल डेटा है उसको इंटीग्रेट करना, मतलब उसको मर्ज करना। ठीक है। देन उसके बाद में डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं, बहुत अननेसेसरी चीज़ें जो भी डेटा में होती हैं, वो हमको उसको रिडक्ट करना। देन डेटा को रिप्रेजेंट करना, मतलब जब हमको प्रेजेंटेशन देने जाना होता है अपने बॉस को, या फिर बहुत सारी अलग अलग जगहों पे सेमिनार्स वेबिनार्स वगैरह देने जाना होता है, तो डेटा को रिप्रेजेंट करना। तो डेटा को ये 6 स्टेप्स होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के। देन इसके बाद में डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस किस तरीके से हम करते हैं, एडिटिंग के बारे में बात करते हैं। तो डेटा एनालिसिस के बारे में आप पहले ही देख चुके हो। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि अब देखो, जब हमारे पास में प्रॉपर एक डेटा होता है ना, तो उसको फिर भी हमको कई सारी चीज़ों की एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास में कई सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो अपने मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए और अपनी जितनी भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हैंडल करने के लिए, उसको जितनी भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा से मतलब सही तरीके से कोई भी चीज़ मिस ना रह जाए, इन सारी चीज़ों को देखना। देन इसके बाद में इट इज़ मेक इट कंसिस्टेंट, यानी कि वो रेगुलर होना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटी या फिर कोई भी तरीके का गैप नहीं होना चाहिए। देन रिमूव डुप्लीकेट्स, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उस सभी को हटाने के लिए, एंड एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कोई सा भी आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, जैसे कि आपको कुछ भी डेटा निकालना है और डेटा से रिलेटेड कुछ भी, आपको एडिटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान रखकर कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। अब टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक सबसे पहले क्या होता है कि एरर का करेक्शन। एरर करेक्शन यानी को हमारी मिस्टेक हो गई, उसको करेक्ट करने के लिए। मिसिंग वैल्यूज़, यानी हमने कोई चीज़ मिस कर दी, उसको लेकर के आने के लिए, कोई चीज़ मिस ना रह जाए। देन इसके बाद में कंसिस्टेंसी चेक, यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक मतलब जो डेटा होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी गैप्स हों। और देन डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए, एंड डेटा का वैलिडेशन करने के लिए, सो दैट कि वी कैन गेट द एक्यूरेसी अगेंस्ट द रिलायबल सोर्सेस। तो ये टाइप्स ऑफ एडिटिंग है, इसको देख लेना आप। इसके बाद में हमारा आता है डेटा कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कोडिंग का मतलब क्या हो गया कि कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर इजियर एनालिसिस। जब भी हमको अपने डेटा को मतलब एनालाइज करने के लिए क्या करना होता है, अपने रॉ डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेटा कोडिंग। मतलब कि डेटा कोडिंग करने का मतलब समझ लो, जैसे कि हमारे पास में कोई भी डेटा है, एक्सेल वगैरह पे हमको उसको रखना है, लेकर के जाना है, तो हमको क्या करना है, हम जो भी रॉ डेटा है हमारा, उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बना रहे हैं। उसके अंदर हम तरह तरह के डेटा वैलिडेशन और कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो आप एक्सेल जाओगे करने, एक्सेल यूज़ करोगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे
डेटा को शॉर्ट करना, फिल्टर करना, उसमें कलर करना, और मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए तो वहाँ पर वही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको बनाना, सो दैट वी कैन एनालाइज इट प्रॉपरली, तो डेटा कोडिंग। देन इसके बाद में यही इसी चीज़ का एग्जांपल बताए गए थे। देखो यहाँ पर एग्री, न्यूट्रल एंड डिसएग्री, ये 3 चीज़ें हैं, तो इसमें से कौन कौन लोगों ने कितने कितने वोट दिए, तो एग्री 1, 2 और 3। डेटा कोडिंग जो भी है वो हमारी हेल्प कर रही है, ये जो हमारे पास में पूरा प्रॉपर डेटा था, मतलब जो भी हमारे पास में रॉ डेटा था, उसको हम यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, तो इस तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो, अपनी तरफ से भी कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ डेटा कोडिंग क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहला आपका आता है, एकदम सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कभी एक्सेल यूज़ करोगे तो उसमें देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, वैलिडेशन करने में भी कई सारे, जब आप लगाओगे जाकर के तो लिस्ट वगैरह का वहाँ पर फॉन्ट आता है लिस्ट, तो उसमें से आप जाकर के चूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर देखो कि असाइनिंग नंबर्स इन अ कैटेगरी, यस 1 मतलब कि यस है तो 1, नो है तो 0, तो इसमें आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो वहाँ पर जा कर के। देन उसके बाद में ऑर्डिनल कोडिंग, ऑर्डिनल कोडिंग में आपको जैसे ऑर्डिनल का मतलब कि उसमें भी कुछ भी लो है तो 1 2, मीडियम है तो 2, हाई है तो 3, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें करके दे सकते हो। देन बाइनरी कोडिंग, मतलब कि बाइनरी नंबर्स 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना, अगर कोई भी प्रेजेंट है तो उसको 1 लिखो, एब्सेंट है तो 0, जैसे आप अपने रजिस्टर वगैरह पे डेटा को नहीं लिखते हो, जो हमारे पहले वाले टाइम में रजिस्टर होते थे, जैसे कोई बच्चा प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, जो हमारे अटेंडेंस को मार्क करने के लिए, तो अगर नहीं आया तो 0 लिखा, और अगर प्रेजेंट है तो 1 लिखा। डमी कोडिंग, डमी कोडिंग में आप क्या करते हो, यस नो का भी कॉलम बना देते हो, और उसको मतलब जो भी कॉलम्स होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग तरीके से कलर से और डिफरेंट उसको स्टाइल और लुक दे करके बता सकते हो कि ये रेड है इसका मतलब कि ये कम है, ग्रीन है तो मतलब कि ज़्यादा है, हाई है, येलो है या ब्लू है तो उसका मतलब कि मीडियम, उसका एवरेज है। देन स्केलिंग, स्केलिंग में 0 to 1 इस तरीके से, तो टाइप्स हैं ये कुछ, एक इनके नाम याद रख लेना कोडिंग के। देन इसके बाद में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर के पहले हम लोग चीज़ों को एक चीज़ों को देख लेते हैं। टेबल को सबसे पहले देख लें, तो टेबल क्या होता है। टेबल दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हो जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे टेबल की, वैसे पूछा नहीं जाता है, 2 नंबर में भी पूछ लिया जाए कि टेबल होता क्या है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, कॉलम, सेल्स एंड हेडर्स। तो हेडर्स का मतलब समझ जाओ, जैसे यहाँ पर है तो हेडर्स क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, जो भी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जो क्या हो गया, जो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी आपके कॉलम्स होते हैं वो अप टू डाउन या डाउन टू अप होते हैं, ठीक है, ये कॉलम्स हो गए। और ये क्या हो गई, ये इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये क्या हो गई, ये रो हो गई, ठीक है। जैसे एप्पल 150, ये क्या होगा, रो में लिखा हुआ है, बट ये एप्पल बनाना ऑरेंज, ये क्या है, कॉलम्स में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। देन हेडर हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया, एंड सेल्स, सेल्स का मतलब कि कौन से सेल में क्या चीज़ लिखी हो, जैसे यहाँ पर 50 है ना, इस सेल में क्या लिखा हुआ है, A1, B2, इस तरीके से सेल होते हैं जब आप एक्सेल यूज़ करोगे तो वहाँ पर जा करके देखोगे। तो देन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टेबल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे अभी हमने 3-4 पार्ट देखे ना कि रो हो गया, कॉलम्स हो गया, सेल्स हो गया, हेडर्स हो गया, उसके टाइटल ही हो गया। हेडर्स का मतलब चाहे, हाँ, जब भी हम कभी टेबल यूज़ करते हैं तो उसका एक प्रॉपर टाइटल भी होता है, तो हमको उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि व्हाट द टेबल इज़ अबाउट, यानी कि टेबल किस चीज़ के बारे में। देन उसके बाद में फुट नोट, फुट नोट क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से जब भी हम टेबल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके नीचे जो भी कुछ एक है ना नोट्स वगैरह डाल देते हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फुट नोट बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया टेबल के बारे में। देन इसके बाद में रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड टेबल, इसके बारे में कभी पूछ लेता है कि क्वालिटीज़ बताओ गुड टेबल की, तो क्लियर टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव हेडर्स होने चाहिए, देन फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, लेआउट सही से, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन टैबुलेशन क्या होता है, टैबुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन अ वे दैट मेक्स इट easier to analyze ट्रेंड्स, कंपेयर वैल्यूज़ एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, यानी कि इस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना, अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे कि हम जो एनालिसिस करते हैं डेटा का वो बहुत ही आसानी से हो सके। हम
कंपेयर कर सकें, जो भी वैल्यूज़ हैं उसको आसानी के साथ में कंपेयर कर सकें और कंक्लूजन्स या फिर डिसीजन उस डेटा से प्रॉपर तरीके से ले सकें। तो यही टैबुलेशन एक तरीके से ये कोर्स भी होता है इसका, तो टैबलू का, तो उधर से आप सीख भी सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू टेबल टू मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी इस तरीके से अपने डेटा को मैनेज करना जिससे हम उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर सकें, क्योंकि डेटा बहुत सारा होगा, बिखरा हुआ होगा, और अगर आप उसको नहीं पढ़ पाओगे तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट यहाँ पर अगर डेटा सही तरीके से लिखा होगा और उसको आप रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो वो डेटा उसको प्रेजेंट करने लायक है, तो उसको वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई। इसमें देखो कलेक्ट डेटा को कलेक्ट करो, देन शॉर्ट करो, देन उसके बाद में उसके प्रॉपर टेबल बनाओ एंड लेबल एवरीथिंग, यानी कि लेबल एवरीथिंग का मतलब कि हर एक चीज़ को प्रॉपर लेबल होना चाहिए कि ये क्या किस बारे में बताया गया, ये क्या किस चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ पर देखा था ना आपने कि इधर ये चीज़ लिखी थी, अब मान लो प्राइस लिख दें, यहाँ पर हम जो डॉलर का साइन ना लगाएं या फिर प्राइस ना लिखें, है ना, प्रोडक्ट को लिख दें यहाँ पर, या तो प्राइस ना लिखें या फिर डॉलर का साइन ना लगाएं, तो उससे समझ में आएगा कोई चीज़ नहीं। अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी ना लिखें तो ये क्या चीज़ है, 50 क्या है, 30 क्या है, ये क्या है ना। तो मतलब लेबल करना, हर चीज़ों को लेबल करना, तो ये चीज़ हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इसके, क्योंकि हम किससे क्लियर गोल्स कर सकते हैं। देन गाइडेंस होता है, मेजरमेंट एंड मोटिवेशन, ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टाइप्स ऑफ टेबल की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी क्या होती है, सिंपल टेबल होती है जो कि बेसिक होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेटा को देते हैं, जैसे अभी हम लोग पीछे देख करके आ रहे हैं। एक होती है कॉम्प्लेक्स टेबल, जैसे आपको जब एक्सेल वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत सारा डेटा जब होता है हमारे पास में, कई सारे लोगों का ह्यूज डेटा होता है, उन्होंने क्या ट्रांजेक्शन किया क्या नहीं किया, जैसे अपने बैंक वगैरह में चले जाओ उनके पास में काफ़ी ज़्यादा टेबल होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है। देन इसके अलावा ओरिजिनल और प्राइमरी, यानी कि जो रॉ डेटा होता है या अनप्रोसेस्ड डेटा है, जिसको जो फिनिश्ड नहीं होता है उसको हम ओरिजिनल टेबल बोल रहे हैं, उसको हम ओरिजिनल डेटा भी बोल सकते हो। देन सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा जो टेबल को मतलब हम क्या कर देते हैं कि एक फिनिश्ड डेटा के अंदर चेंज कर देते, तो जिससे हम कुछ मीनिंगफुल डिसीजन ले सकते, तो सेकेंडरी टेबल। देन जनरल पर्पस टेबल जो कि हर जगह पर यूज़ होती है, और स्पेसिफिक पर्पस टेबल यानी कि आपकी कई जगह पर यानी कि कई प्रोजेक्ट वगैरह पे कहीं आप काम करते तो उसमें यूज़ होती है। ठीक है, सो अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है ना कि कोई चीज़ों की कितने बार कोई चीज़ ऑकर हो रही, कोई भी वैल्यू कितने बार ऑकर हो रही। आपने पहले भी पढ़ा होता जब स्टैट्स वगैरह था ना आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, स्टैट्स वगैरह, तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि कितना नंबर है जो कि कितने बार ऑकर हो रहा है, कोई भी वैल्यू है कितने बार ऑकर हो रही है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल बताया कि देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। देखो दो जो है कितने बार आया हुआ है, 2 है जो 3 बार आया है, 3 है जो 2 बार आया है, 4 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ, 5 कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार, 6 1 बार केवल रिपीट हुआ। तो ये सारी चीज़ें, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा to show how frequently each value or range of value occurs, यानी कि क्या चीज़ बताई गई कि इसका मतलब कि ये चीज़ भी है यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल और हिस्टोग्राम, यानी कि इसको भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब क्या हो गया, सेम ही है मतलब। बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ का डिफरेंस है। देखो जब हम फ्रीक्वेंसी की केवल बात कर रहे थे तो कितने बार कौन सा नंबर ऑकर हो रहा था, बट हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके की रेंज बना देते हैं। रेंज बनाने का मतलब कि 20 से 29 तक के नंबर, 30 से 39 तक के नंबर, 40 से 49 तक नंबर, 50 से 59 तक के नंबर। अब कौन से नंबर कितने बार ऑकर हुए हैं, सपोज दैट कि 22, 25, 25 3 बार ऑकर हुआ है ना, तो 20 से लेकर के 29 तक की 3 चीज़ें, मतलब 3 नंबर्स आए। देन 30 to 39 कितने आए, 30 30 30 30 35, यानी कि 4 चीज़ें आ गई है ना, तो 4 चीज़ें। उसके बाद में देखो 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, 1 चीज़ यहाँ पर है। तो इस तरीके से यानी कि जब भी हम क्या कर देते हैं, एक रेंज सेट कर देते हैं, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे जो टेबल का ये जो चार्ट है ना, ये जो टेबल है, इसको आप प्रॉपर तरीके से रट के जाना एकदम अच्छे तरीके से, या फिर रटना का मतलब कि अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको समझ करके जाना, ये जरूर बनाना जाकर के। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना इससे रिलेटेड तो इसको जरूर बनाना। डेफिनेशन तो लिखना एक छोटी मतलब एक नॉर्मल चीज़ होगी, बट अगर आप ये चीज़ बनाते हो तो इससे आपका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपके
उस पे एग्जाम पे। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज, जैसा आप लोगों ने अपने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ था ना, जब आप वो पढ़ रहे थे स्टैट्स पढ़ रहे थे, तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? एक नॉर्मल सीरीज, यानी कि हमने क्या दे दिया कि नंबर्स दे दिए, ये देखो ये इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसके फ्रिक्वेंसी भी बता दी कि 85 कितने बार रिपीट हुआ, 90 कितने बार रिपीट हुआ। तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। देन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि सेपरेट वैल्यूज होती हैं, डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि इसमें कोई हम एकदम होल मतलब पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि 3.5 इस तरीके का नंबर हम नहीं यूज़ कर सकते हैं ना। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्या मतलब हो गया कि डिस्टिंक्ट हो गया, सेपरेट वैल्यूज हो गया, ईच वैल्यू इज डिस्टिंक्ट एंड काउंटेबल एंड देयर आर नो वैल्यूज बिटवीन दम, यानी इसमें कोई तरीके की रेंज नहीं फिक्स होती है। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये एक तरीके की यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया जिसमें से आपको बताया गया इधर फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी का मतलब कितने बार उसकी रिपीटेशन हो रही है, कितने बार 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 वो नंबर आ रहा है। तो फ्रिक्वेंसी में क्या मतलब यहाँ पर हम क्या चीज़ बात करें, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब वही हो गया कि कोई चीज़ हमको नंबर्स की कोई रेंज नहीं होती, कोई बीच का नंबर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर मतलब कि हमको क्या करना रहता है, एक तरीके की रेंज दी जाती है। कॉन्टिन्यूस, इन सब के बीच का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर देख लेना। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है कि एक रेंज दिया जाता है 150 to 59, 160 to 69, 170 to 79। तो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी भी बताई गई, यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम इस तरीके के नंबर भी लिख सकते हैं, यानी पॉइंट्स में भी नंबर दे सकते हैं, बट वो हम लोग ये जो डिस्क्रीट सीरीज है ना, उसके अंदर पॉइंट्स में नंबर नहीं दे सकते। तो डिफरेंस में यही चीज़ बताई गई कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज की बात होगी तो उसमें कोई भी रैंडम हम नंबर ला करके रख देंगे, 2, 4, 6, 9, 11, 14, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल सीरीज बन सकती है। बट डिस्क्रीट सीरीज एक मतलब कि प्रॉपर एक अंतराल, एक प्रॉपर उसका अंदर गैप होगा, जैसे 5 है ना, 5, 10, 15, इस तरीके से कोई भी जो भी आप डिस्क्रीट सीरीज बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे और पॉइंट्स में नहीं बनाओगे। जबकि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है कि इस तरीके के नंबर्स भी होते हैं और एक तरीके की रेंज भी आप सेट करते हो, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा इसके बीच में क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, यही चीज़ पूछी जाती है और नॉर्मली चीज़ होती है। देन इसके बाद में आपका देखो आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आप समझ रहोगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपने डेटा को क्या करते हैं, पिक्चर्स और चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, इन सभी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि हम अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब भी हमको प्रेजेंटेशन देनी होती है, या फिर डेटा को प्रॉपर जो एनालाइज डेटा होता है ना अपने बॉस वगैरह को दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो डेटा इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल टूल्स टू प्रेजेंट डेटा इन अ वे दैट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, यानी अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो प्रॉपर हमको ऐसा फील कराए कि कितना जो एनालाइज किया हुआ डेटा है। तो इसमें सबसे पहला आपके कुछ एक एग्जांपल्स आपको जरूर देना। इसमें से आपका एक आता है बार चार्ट। बार चार्ट में देखो क्या हो रहा है, इस तरीके का ये जो है ये आपका बार चार्ट है, यानी आप लोगों को पहले से पता होगा कि द हाइट्स ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी। तो इस तरीके की यानी बार चार्ट होता है, ठीक है। तो ये बार चार्ट हो गया। देन इसके बाद में पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट का मतलब कि जब भी आप इस तरीके से कुछ यानी सर्कल के फॉर्म में बना देते हो कि 25% ऑरेंज, 25% मैंगो, है ना, कितने परसेंट कौन सा फ्रूट है, इस तरीके से, यानी कि आप प्रोटीन हो गया, डाइट हो गया, जब पाई चार्ट का यूज़ करके इस तरीके से आप डेटा को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन आपका आता है हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम भी सेम है, जो बार ग्राफ है, जो बार चार्ट है वो भी सेम है और हिस्टोग्राम भी सेम है, बट इसके अंदर एक छोटा डिफरेंस है, वो ये आप देख रहे होगे कि ना जो हिस्टोग्राम है वो क्या होता है कि एकदम मतलब कि इसमें कोई भी देखो गैप नहीं है इनके बीच में, है ना, और यहाँ पर इसमें देखो बार चार्ट में गैप है। तो जब भी आप इसका डायग्राम बनाना है तो थोड़ा सा इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ध्यान रखोगे तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको क्लियर नहीं है चीज़ें। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो हम बात करते हैं हाइपोथेसिस। ये भी आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था जब आप लोगों ने स्टैट्स वगैरह को पढ़ा था। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम अनुमान लगाते हैं, जो भी चीज़ को हम एज्यूम करते हैं या फिर किसी चीज़ के ऊपर हमको बिलीव करते हैं, जैसे हमने सपोज दैट कि कोई चीज़ के ऊपर बिलीव कर लिया कि कोई सी भी चीज़, जैसे कि हमने सपोज कोई सा भी एजम्पशन ले लिया, कोई एक अनुमान लगा लिया कि जो बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारा उस दिन
वो दिन हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कोई भी, या फिर हम जब भी काम करने के लिए जाते हैं तो जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो दिन हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके की हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस का मतलब कि ऐसा कोई अनुमान लगाना या फिर ऐसी गेस करने वाली चीज़ होती है। तो इसका मतलब क्या होगी कि इफ समथिंग यू बिलीव और एज्यूम अबाउट अ ग्रुप ऑफ डेटा इज लाइकली टू बी ट्रू बेस्ड ऑन द सैम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, है ना। तो यहाँ पर कोई चीज़ को जब आप अनुमान लगाते हो, अपनी तरफ से कुछ सोचते हो, कोई डेटा वगैरह नहीं होता उसका, बट आप क्या करते हो कि एक तरीके से अपना अनुमान लगाते हो, तो उसी को हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। तो इसके कुछ एक स्टेप्स होते हैं, ये काफ़ी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स को ध्यान रखना। सबसे पहला आपको क्या करना होता है, स्टेट ऑफ द हाइपोथेसिस। इसमें आपका आता है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो हाइपोथेसिस है वो कोई एक तरीके का स्टेटमेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट है जिसको आप अपने बिलीफ और अपने एज्यूम करते हो, यानी कि जो भी कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको आप एज्यूम करते हो। जैसे हमने क्या चीज़ देखी कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती तो वो दिन हमारा ख़राब हो जाता है, तो ये हमने स्टेटमेंट लिया और इसको हाइपोथेसिस, एक केवल अनुमान लगाया, एक एज्यूम किया, है ना, चीज़ों को। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज द स्टेटमेंट नो इफेक्ट एंड नो डिफरेंस, यानी कि हमको क्या करना होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट और स्टार्टिंग एजम्पशन, यानी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या बताता है कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा ही, यानी कि अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो वो दिन हमारा ख़राब होगा ही, जब तक हमारे पास में अनटिल अनलेस वी हैव अ पर्टिकुलर डेटा सेट, जब तक हमारे पास में कोई भी डेटा सेट नहीं होता है तब तक हम ये चीज़ मान करके चलते हैं कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो हमारा दिन खराब होगा ही, यानी कि इसको ये सपोर्ट करता है। जब भी हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट करता है नल हाइपोथेसिस, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताता है, एकदम जस्ट उसका उल्टा बताता है। वो क्या बताता है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो दिन खराब होगा, ऐसा नहीं है, है ना। उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, H1 या HA से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जबकि नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर सकते हो, HO से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप क्या आता है कि चूज द सिग्निफिकेंस लेवल, इसको आप अल्फा से डिनोट करते हो। जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर में भी पढ़ा था स्टैट्स में, तो इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। ये नॉर्मली आपका जो होता है वो आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है ना वो 0.05 तक ही होता है, मतलब ज़्यादातर नॉर्मली लिया जाता है, ज़्यादातर मतलब कि मोस्टली केसेस में लिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये मतलब सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा का मतलब होता क्या है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, यानी कि जब कोई भी हम अपना जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है ना, तो उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी को क्या बोल रहे हैं कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा बोल रहे हैं, यानी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी को ही हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा, यानी सिग्निफिकेंस लेवल बोल रहे हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काटेगी तो हमारा दिन खराब होगा, ये एक स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट को नल हाइपोथेसिस एकदम ट्रू मान रहा है, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाए, हमारा मतलब कि रिजेक्ट हो जाए, तो उसी की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। तो इसको ध्यान रखने का। देन इसके बाद में टेस्ट टाइप, इसमें आप लोगों ने कई सारे टेस्ट टाइप भी पढ़े थे लास्ट ईयर, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, एनोवा अच्छा क्या होता है इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे टेस्ट होते हैं, उसको आप केवल अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसको इतना ज़्यादा डीप में मत लो, केवल आप स्टेप्स ध्यान रखो। देन इसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या आता है कि कलेक्ट एंड प्रिपेयर डेटा, देन परफॉर्म द टेस्ट, यानी अपने डेटा को क्या करना, प्रिपेयर करना, कलेक्ट करना, देन परफॉर्म द टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं ना उस टेस्ट को अप्लाई करो और ये जो वैल्यूज़ होती है उसको लो, एंड देन उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लो। तो ये कुछ एक 6 स्टेप्स होते हैं, इन 6 स्टेप्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो कौन हाइपोथेसिस के कुछ एक यहाँ पर मतलब क्वालिटीज़ बताई गई कि जो एक हाइपोथेसिस होती है वो कैसे अच्छी हाइपोथेसिस हो सकती है। तो वो क्लियर होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज। इन सभी चीज़ों के 4-5 पॉइंट आप याद रख लो तो आप अपना आसानी से लिख सकोगे। तो एनोवा क्या होता है, एनोवा क्या होता है, एक तरीके का वेरिएंस के बीच का क्या होता है, एनालिसिस होता है। 1 वे और 2 वे, 2 तरीके का होता है बेसिकली। तो उसको मैं उतना ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाना चाहता। तो एनोवा क्या होता है ये आप केवल इतना समझ लो कि ये एक तरीके का एनालिसिस होता है ऑफ वेरिएंस,
वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब भी कभी एनोवा अगर पूछ भी ले 2 नंबर में तो इतना बस लिख दोगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो भी काम चलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। और भी क्या है, ये होता है कि 1 वे और 2 वे इस तरीके का करके, बट जो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग, द मैकेनिज्म ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। देखो रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट था। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, कौन कौन से टाइप का रिपोर्ट राइटिंग होता है। तो रिपोर्ट क्या होती है, जब आप लोगों ने अपना मिनी प्रोजेक्ट 1 भी बनाया होगा, मिनी प्रोजेक्ट 2 भी बनाया है ना, तो उसमें रिपोर्ट कोई बनाया ना, आप लोगों ने कोई सर्वे किया, सर्वे करके कोई भी चीज़ को रिपोर्ट को बनाया। तो रिपोर्ट राइटिंग इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट को तैयार करना, कम्युनिकेट्स इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली, जो आपकी पूरी चीज़ों को इफेक्ट करे। तो यहाँ पर देखो सबसे इसके कुछ एक स्टेप्स बताए गए। देखो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। सबसे पहले हमको अपना पर्पस देखना होता है, हमारा पर्पस क्या है। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन को गैदर करने वाले टूल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन उसके बाद में अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना। और उसके बाद में जब हम जाते हैं ना अपनी रिपोर्ट को तैयार करने, तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ एक, जब भी आप देखते होगे इंडेक्स तैयार करते हो तो उसके अंदर, इंडेक्स के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं, टाइटल पेज, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, इंट्रोडक्शन बताओ, मैथोलॉजी बताओ, उसके बाद फाइंडिंग रिजल्ट्स, इसके कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें जब भी आप अपना मिनी प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया होगा तो बनाया, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है, देख लेना जा करके। और जब आप इंडेक्स तैयार कर लेते हो उसके बाद में राइटिंग करते हो, तो राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्लियर हो, कंसाइज हो, उसका ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हो वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ, और विजुअल चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, इन सब का यूज़ करो, ठीक है। देन उसके बाद में रिव्यू करो एंड रिवीजन करो कि कोई चीज़ मिस ना रह गई हो, कोई भी चीज़ को एडिट ना करना हो। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में आप क्या करते हो, फाइनलाइज करते हो और जा करके अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हो। तो ये चीज़ें बताई गई। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पूछता है ना, तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में आप कई सारी रिपोर्ट्स के टाइप होते हैं। चाहो तो वो कम्युनिकेशन वाला वीडियो देख लो जा करके, मैंने पहले ही आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया। और अगर नहीं जानना है तो यहाँ पर कुछ देख लो कि सिंपल रिपोर्ट होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट होती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, जैसे आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, एनुअल रिपोर्ट हो गई, एनालिटिकल रिपोर्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में 4-5 टाइप इसके याद कर लो बस केवल, तो इसको लिख देना जा करके। उसके बाद में रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च, आप देखो रिसर्च आपने अभी तक क्या किया है दोस्तों, अभी तक आपने क्या किया, हाँ सो गाइज अभी तक आप लोगों ने केवल रिपोर्ट को बनाया होगा। और जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो एक रिसर्च, यानी जब आप 3rd सेमेस्टर में भी जाओगे तो अपनी इंटर्नशिप का वो बनाओगे, एक जो भी आपने सीखा है। लेकिन 4th सेमेस्टर में आपको एक रिसर्च करके कुछ चीज़ों को बनाना है, कि कहीं से कोई प्रॉब्लम उठानी है उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो उसके ऊपर बताना है। तो रिसर्च क्या होता है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, इसके बारे में देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यानी इसके अंदर सर्वल की एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लियरली डिफाइन करते हैं कि रिसर्च की क्या क्वेश्चंस हैं, क्या मेथोलॉजी आपने यूज़ करी, कौन कौन सी तरीके की स्टडी को आपने यूज़ करके जो रिसर्च को पूरा प्रॉपर बनाया। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, टाइटल आता है रिसर्च का कि क्या आपका टाइटल है, अब्स्ट्रैक्ट यानी क्या सार है आपकी रिसर्च का, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू उसमें ऐड करते हो, यानी पुराने पास्ट कुछ एक ऑथर्स ने जो भी चीज़ें होती हैं ना, कि पास्ट के ऑथर्स ने क्या क्या चीज़ों को लिया, क्या क्या उन लोगों ने रिसर्च किया था, और उसके आगे आपने क्या रिसर्च करके ऐड किया उसके अंदर। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, मैथोलॉजी, इसमें अभी हाइपोथेसिस लगती है, उसके टाइमलाइन, आपका मतलब कितना बजट था, ये सारी चीज़ें, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स करके ये सारी चीज़ें, मतलब टाइटल, ये पूरा आपका इंडेक्स ही तैयार होता है। आप इसको इंडेक्स एक तरीके से मान लो। तो ये आपको ये सारे जितने भी पॉइंट्स लिखे हो ना, इसको याद कर लो अच्छे से। जब भी कभी भी आए कि रिसर्च के बारे में बताओ, रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताओ, उसकी डेफिनेशन लिखो, ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स को लिखना मत भूलो। सो इसी के साथ में हमारा दोस्तों यूनिट 5th भी ख़त्म हो जाता है। और बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी मैंने सारी चीज़ों को कवर किया, क्योंकि मेरे पास में मेरे पास में पूरा मैटर भी नहीं था। इसको मैटर को मैंने जो भी सारी चीज़ें ना, मतलब पीपीटी मैंने आज ही बनाई और फिर आप लोगों के साथ में आज रात को शेयर कर दी। आई होप दोस्तों आप लोगों को भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के पास में 4th यूनिट तक सारी चीज़ें थी, उसको सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से कर ली होगी। 5th यूनिट ही थोड़ी सी मतलब इसको नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं, तो उसको देख लो अपने हिसाब से। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, रात तक मैं आप लोगों के साथ में वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।